गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा इसमें देखो कल के बाद जो आगे वाले क्वेश्चंस हैं, कल लास्ट टाइम जो वीडियो में हमने डिस्कस किया था 15 तक के क्वेश्चन हमने डिस्कस कर दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 16 जो है, क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास क्या दिया हुआ है वो देखें। ये कह रहा है शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी टेकन इन ऑर्डर आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। शो दैट द पॉइंट्स, और कौन से पॉइंट्स, ए कोऑर्डिनेट 4 7 8, पॉइंट बी कोऑर्डिनेट 2 3 4, पॉइंट सी कोऑर्डिनेट -1 -2 1 एंड पॉइंट डी कोऑर्डिनेट 1 2 5। टेकन इन ऑर्डर आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। taken in order are the vertices of a parallelogram। 4 पॉइंट्स हैं, हमें सीधी सी बात है ये दिखाना है पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल दिखानी है। ए बी सी और डी जो है इनसे पैरेललोग्राम बनेगी। इसके लिए हमें क्या प्रूव करना है, लाइन ए बी लाइन सी डी एक दूसरे के पैरेलल है, लाइन ए डी और लाइन बी सी एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, तो ऐसी क्वाड्रिलेटरल आ जाएगी जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल दी हुई हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगी, वो पैरेललोग्राम हो जाएगी। मैं डायरेक्शन रेशियोज का कॉन्सेप्ट यहाँ यूज कर रहा हूँ। डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ए बी की डायरेक्शन रेशियो 2 - 4 - 2 3 - 7 -4 4 - 8 -4। लाइन ए बी की डायरेक्शन रेशियो है। इसी प्रकार डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन सी डी की डायरेक्शन रेशियो सी डी 1 - -1 2 2 - -2 4 5 - 1 4। एच -2/2 -4/4 -4/4 ईच इक्वल टू -1, यानी कि दोनों लाइनों के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो प्रोपोर्शनल है। दोनों लाइनों के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो कैसे हैं, प्रोपोर्शनल। देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइंस ए बी एंड सी डी आर प्रोपोर्शनल। ए बी और सी डी जो लाइन्स हैं उनके डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। इसी प्रकार डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए डी अपोजिट साइड्स, दूसरी अपोजिट साइड्स का पेयर ए डी, ये डी 1 - 4 -3 2 - 7 -5 और 5 - 8 -3। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बी सी के डायरेक्शन रेशियो -1 - 2 -3 -2 -3 -5 1 - 4 -3। ए डी के डायरेक्शन रेशियो और बी सी के डायरेक्शन रेशियो, ए डी के डायरेक्शन रेशियो और बी सी के डायरेक्शन रेशियो कैसे हैं, सेम। एच -3/-3 -5/-5 -3/-3 इज इक्वल टू 1, यानी कि ए डी और बी सी जो लाइन है इनके डायरेक्शन रेशियोज भी प्रोपोर्शनल है। ए डी और बी सी जो दो लाइन्स हैं इनके डायरेक्शन रेशियोज भी कैसे हैं, प्रोपोर्शनल। देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन्स ए डी एंड बी सी आर आल्सो प्रोपोर्शनल। ए डी जो लाइन है वो पैरेलल हो जाएगी बीसी के। ए डी लाइन किसके पैरेलल होगी, बीसी के। पहले मैंने क्या प्रूव किया था, ए बी और सी डी पैरेलल हैं, यहाँ ए डी और बी सी पैरेलल है। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी और सी डी पैरेलल है, ए डी और बी सी पैरेलल है। इसका मतलब क्या हुआ
कि इस क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट जो साइड्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल है, देयरफॉर दिस क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेलल। देयरफॉर अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल A, B, C and D are parallel, and hence A, B, C, D is a parallelogram. Hence A, B, C, D is a parallelogram। और यहाँ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, show that the 4 points taken in order are the opposite sides of a are the vertices of a parallelogram। ये हमारा क्वेश्चन था। तो हमने क्या किया, इसमें एक पॉइंट और आ सकता है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर किसी भी फिगर को हमें स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल या रोम्बस प्रूव करना है, तो उसके लिए उन चारों पॉइंट्स को कोप्लेनर प्रूव करना जरूरी होगा। चारों पॉइंट्स को कोप्लेनर प्रूव करना जरूरी होगा। ठीक है, अब उसके लिए हम क्या करेंगे, AC और BD का मिड पॉइंट और निकाल लेते हैं। अब जो मैं प्रूव करने जा रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ कि AC और BD जो हैं वो हमारे पास क्या होंगे, बाइसेक्ट करेंगे, उनका मिड पॉइंट सेम होगा, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि चारों पॉइंट जो हैं वो एक ही प्लेन के ऊपर है। AC का मिड पॉइंट क्या है, 4 - 1 3/2, 7 - 2 5/2, और यहाँ से 8 + 1 9/2, मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ AC। इसी प्रकार मिड पॉइंट ऑफ BD, दूसरा जो डायगोनल BD उसका मिड पॉइंट 2 + 1 3/2, 3 + 2 5/2, 4 + 5 9/2। पॉइंट्स A, B, C and D lies in same plane। बेटा कोई भी 3 पॉइंट दिए हुए, कोई भी 3 पॉइंट, उनसे एक यूनिक प्लेन पास होगा। 3D में जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो प्लेन की इक्वेशन निकालेंगे जो प्लेन 3 पॉइंट से पास हो रहा है। ठीक है, लेकिन हमारे पास केस इसमें क्या दिया हुआ है, 4 पॉइंट दिए हुए हैं। 4 पॉइंट्स कोप्लेनर है या नहीं, इसके लिए सबसे पहले जरूरी था, मतलब यहाँ पर 3 डायमेंशनल केस है, एक प्लेन में होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड के ऊपर 4 पॉइंट दिए हुए हैं, और AB पैरेलल है CD के और AD पैरेलल है BC के, तो कोई डाउट ही नहीं था किसी प्रकार का, ABCD पैरेललोग्राम है। लेकिन यहाँ पर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, इस वजह से हो सकता है कि ये पॉइंट एक ही प्लेन में ना हो, एक पॉइंट यहाँ आ जाए नीचे, 3 नीचे आ जाए। ठीक है, तो जब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में किसी भी फिगर को 4 पॉइंट्स को आपको स्क्वायर के, रेक्टेंगल के, पैरेललोग्राम के या रोम्बस के वर्टिसेस प्रूव करना है, तो सबसे पहले आप उन चारों पॉइंट्स को कोप्लेनर प्रूव करोगे। और इसके लिए केवल और केवल क्या प्रूव करना सफिशिएंट है कि AC जो दोनों डायगोनल्स हैं वो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब इंटरसेक्ट करेंगे कैसे पता चलेगा, जब दोनों का मिड पॉइंट एक ही पॉइंट आ गया, दोनों का मिड पॉइंट एक ही पॉइंट आ गया। हर क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल बाइसेक्ट नहीं करते, लेकिन पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल और स्क्वायर के डायगोनल तो बाइसेक्ट करते हैं। दोनों का मिड पॉइंट, दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट जब एक ही पॉइंट है, इसका मतलब ये जो पैरेललोग्राम, जो डायगोनल्स हमारे पास हों, एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगे, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। इट मीन्स ये इंडिकेशन है कि चारों पॉइंट कैसे हैं, कोप्लेनर। बेटा 17th के 2 पार्ट दिए गए। 17th क्वेश्चन ये कह रहा है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द 2 लाइंस ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। एक लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है। डायरेक्शन कोसाइंस
of a line which is perpendicular to the two lines. Find direction cosines of a line which is perpendicular to the two lines formed by joining point A 2 3 minus 4 2 B point coordinate -3 3 -2 and point C coordinate -1 4 2 2 3 5 1। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमें एक लाइन के डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं। वो लाइन एक तो ए बी लाइन के परपेंडिकुलर है और एक वो लाइन सी डी लाइन के परपेंडिकुलर है। एक लाइन के डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं, वो डायरेक्शन रेशियो हमने अज्यूम कर लिए। ए बी एंड सी बी द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। रिक्वायर्ड जो लाइन उसके डायरेक्शन रेशियो ए बी और सी है। अब ये रिक्वायर्ड लाइन ए बी लाइन के भी परपेंडिकुलर है, रिक्वायर्ड लाइन सी डी लाइन के भी परपेंडिकुलर है। ए बी और सी डी परपेंडिकुलर नहीं है, हमें नहीं पता है या नहीं। दो लाइन अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 होता है। दो लाइन अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो वहां से A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 किसके इक्वल आता है, 0 आता है। ये रिजल्ट हमारे पास है, ठीक है। लेट डायरेक्शन रेशियो निकाल रहा हूं मैं। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ए बी -3 -2 -5 3 -3 0 -2 -3 -4 +2। ये लाइन ए बी की डायरेक्शन रेशियो है। इसी प्रकार डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन सी डी लाइन के डायरेक्शन रेशियो 3 -1 4 5 -4 1 और 1 -2 -1। ये लाइन ए बी के डायरेक्शन रेशियो, ये लाइन सी डी के डायरेक्शन रेशियो। लाइन ए बी और लाइन सी डी के डायरेक्शन रेशियो, क्योंकि रिक्वायर्ड जो लाइन है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। एक लाइन के डायरेक्शन रेशियो ए बी सी, दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियो ये दिए हुए हैं। दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर। रिक्वायर्ड लाइन के डायरेक्शन रेशियो ये हैं, दूसरे के डायरेक्शन रेशियो ये हैं। ये दोनों लाइन भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर। दोनों केसेस में ये रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। एज रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द लाइंस ए बी एंड सी बी। रिक्वायर्ड जो लाइन है वो लाइन ए बी के भी परपेंडिकुलर है और रिक्वायर्ड जो लाइन है वो लाइन सी डी के भी परपेंडिकुलर है। ए बी के भी परपेंडिकुलर और सी डी के भी परपेंडिकुलर। देयरफॉर माइनस का 5a प्लस 2c इक्वल टू 0 एंड 4a प्लस b माइनस c इक्वल टू 0। b वाली टर्म कोफिशिएंट 0 लिख दो, 4a प्लस b माइनस c। क्या किया मैंने, एक लाइन के डायरेक्शन रेशियो ए बी और सी है, दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियो ये है और ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये रिजल्ट यूज करके दोनों के डायरेक्शन रेशियो है। इसी प्रकार रिक्वायर्ड लाइन जिसके डायरेक्शन रेशियो ए बी और सी है वो इसके भी परपेंडिकुलर है, जिसके डायरेक्शन रेशियो 4 1 और -1। सॉल्विंग बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सोल्व करने वाला जो मेथड है वो बहुत ज़्यादा यूज होगा, पहले बता देता हूँ आपको। सॉल्विंग बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सॉल्विंग बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गेट। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, भाई आपने 11th में दो स्ट्रेट लाइंस को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सोल्व किया था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए, x अपॉन में y अपॉन में और 1 अपॉन में। यहाँ x की जगह a, y की जगह b और 1 की जगह c, बस इतना सा फर्क है, बाकी सब कुछ वही है। बार बार यूज होगा मेथड। a अपॉन 0 को -1 से 0, b को 1 को 2 से -2,
बी अपॉन बीच वाले के बटे हुए 4 को 2 से 8 माइनस में -5 को -1 से +5 और लास्ट में सी अपॉन -5 को 1 से -5 क्या आ गया a अपॉन -2 इक्वल टू b अपॉन 3 इक्वल टू c अपॉन -5। तीनों रेशियो आपस में इक्वल हैं। मैंने इन तीनों को प्रत्येक को किसके इक्वल ले लिया, लैम्डा। इसका मतलब क्या हुआ, a जो है वो हो जाएगा -2 लैम्डा, b हमारे पास होगा 3 लैम्डा और c होगा -5 लैम्डा। a -2 लैम्डा, b 3 लैम्डा और c क्या आ गया -5 लैम्डा। ये हमारे पास a, b और c की वैल्यूज हैं, रिक्वायर्ड लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं। देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, जो रिक्वायर्ड लाइन उसके डायरेक्शन रेशियो -2, 3, -5 कह सकते हो, या इनको आप 2, -3 और 5 कह सकते हो, दोनों ऑप्शन। यहाँ से यहाँ कैसे आया, लैम्डा से डिवाइड कर दिया। ये खासियत होती है डायरेक्शन रेशियोज की, कॉमन कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हो और कॉमन कांस्टेंट से डिवाइड कर सकते हो। यहाँ से यहाँ आने के लिए लैम्डा से डिवाइड किया, यहाँ से यहाँ आने के लिए माइनस लैम्डा से डिवाइड किया, और यहाँ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। इसी प्रकार ये कह रहा है दो लाइनों के डायरेक्शन कोसाइंस, सीधे डायरेक्शन आपको कोसाइंस दिए हुए हैं। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन आर द डायरेक्शन नंबर्स। डायरेक्शन नंबर होते हैं डायरेक्शन रेशियो। L1 M1 M1 वाले ही नोटेशन इसने L M और N यूज करके है। ये नहीं कि L M और N नोटेशन दे दिया तो डायरेक्शन कोसाइन है, स्पष्ट लिख के चल रहा है क्वेश्चन में। L1 M1 और N1, L2 M2 और N2 डायरेक्शन नंबर है दो लाइनों के। एक तीसरी लाइन के डायरेक्शन नंबर निकालने हैं जो इन दोनों के परपेंडिकुलर। यहाँ पहली जो लाइन है उसके डायरेक्शन नंबर है L1 M1 और N1, L1 M1 और N1। दूसरी जो लाइन है उसके डायरेक्शन नंबर है L2 M2 और N2। लाइंस का नाम नहीं है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ फर्स्ट लाइन और डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सेकंड लाइन। फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं, सेकंड लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं। एक तीसरी लाइन जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है उसके डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। लेट A, B and C be the direction ratios of a line which is perpendicular to each of the given lines। बेटा लाइंस आपस में परपेंडिकुलर नहीं है, जिनके डायरेक्शन रेशियो ये और ये हैं ये परपेंडिकुलर नहीं है। जिस लाइन के डायरेक्शन रेशियो ए, बी और सी हैं वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है और वही लाइन इसके भी परपेंडिकुलर है। देयरफॉर ए L1 प्लस बी M1 प्लस सी N1 इक्वल टू 0, ए L2 प्लस बी M2 प्लस सी N2 इक्वल टू 0। कहाँ से, एक लाइन के डायरेक्शन रेशियो ए बी सी, दूसरे के L1 M1 N1 दोनों परपेंडिकुलर, इसलिए A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। अगेन सोल्विंग बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सोल्विंग बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ए अपॉन में ए बी सी की वैल्यू निकालनी है तो ए बी सी के कोफिशिएंट यूज करना। ए अपॉन में M1 N2 माइनस M2 N1, बी अपॉन में बीच वाले के अपॉन में L2 N1 माइनस L1 N2 इक्वल टू सी अपॉन में L1 M2 माइनस L2 M1। तीनों रेशियो आपस में इक्वल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व किया। अज्यूम कर लिया मैंने तीनों में से प्रत्येक किसके इक्वल है, लैम्डा के इक्वल। प्रत्येक किसके इक्वल है, लैम्डा। ए की वैल्यू M1 N2 माइनस M2 N1 इंटू लैम्डा। बी की वैल्यू L2 N1 माइनस L1 N2 इंटू लैम्डा और C की वैल्यू L1 M2 माइनस L2 M1 इंटू लैम्डा।
क्योंकि लैम्डा यहाँ पर स्केलर है, तीनों के साथ मल्टीप्लाई है, डायरेक्शन रेशियोज में से कॉमन कांस्टेंट डिवाइड कर सकते हो। देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, जो रिक्वायर्ड लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, m1 n2 माइनस m2 n1, l2 n1 माइनस l1 n2, l1 m2 माइनस l2 m1। ये आपके पास रिक्वायर्ड लाइन के डायरेक्शन रेशियो आ गई, यही हमसे प्रूव करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया इसमें 18 और 19 दो क्वेश्चन एक जैसे हैं। 18 और 19 दो क्वेश्चन एक जैसे दिए हुए हैं, दोनों में सेम कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। वो देखिए हमारे पास क्या क्वेश्चन है। 18th क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस होज डायरेक्शन कोसाइंस सेटिस्फाई द रिलेशन। एंगल बिटवीन द लाइंस होज डायरेक्शन कोसाइंस सेटिस्फाई द रिलेशन, इसका मतलब क्या होगा वो देखें। दो लाइनों के डायरेक्शन कोसाइंस हैं, वो दो रिलेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, हमें उन दोनों लाइनों के बीच का एंगल निकालना है। एंगल बिटवीन द लाइंस, एंगल बिटवीन द लाइंस होज डायरेक्शन कोसाइंस सेटिस्फाई द रिलेशंस। पहली रिलेशन L प्लस M प्लस N इक्वल टू 0 और दूसरी रिलेशन हमारे पास है L स्क्वेयर इक्वल टू M स्क्वेयर प्लस N स्क्वेयर। बेटा सबसे पहले तो इसका मीनिंग समझें। मान लो पहली लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस L1 M1 और N1 है, दूसरी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस L2 M2 और N2 है। सपोज कर लिया मैंने फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस L1 M1 N1, सेकंड लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस L2 M2 और N2। ठीक है, ये L1 M1 N1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, फर्स्ट रिलेशन को। L2 M2 N2 इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। L1 M1 N1 L2 M2 N2 इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहे हैं, दोनों रिलेशंस को, ये दोनों लाइनों के डायरेक्शन कोसाइंस सेटिस्फाई कर रहे हैं। मुझे क्या करना है, इसमें से एक जो रिलेशन है ना, एक जो इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन, वो L M और N के अंदर लीनियर इक्वेशन है, फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है। और सेकंड जो इक्वेशन है वो L M और N के अंदर सेकंड डिग्री इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन L M और N के अंदर फर्स्ट डिग्री इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन L M और N के अंदर सेकंड डिग्री इक्वेशन है। आप इस सेकंड डिग्री इक्वेशन को दो लीनियर इक्वेशंस में ब्रेक करोगे। इस सेकंड इक्वेशन को दो लीनियर इक्वेशंस में ब्रेक करोगे, कैसे वो देखिए। फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से आप L की वैल्यू निकालो, M की वैल्यू निकालो, N की वैल्यू निकालो, किसी एक की वैल्यू निकाल देना फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से। फ्रॉम 1 N की वैल्यू आ गई माइनस L माइनस M, ये N की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, क्या आएगा, पुटिंग इन 2 और 2 इम्प्लाइज L स्क्वेयर इक्वल टू M स्क्वेयर प्लस में इसका स्क्वेयर करूंगा, L स्क्वेयर प्लस M स्क्वेयर प्लस 2LM। L स्क्वेयर से L स्क्वेयर कैंसिल हो गया, M स्क्वेयर प्लस M स्क्वेयर 2M स्क्वेयर प्लस का 2LM इक्वल टू 0। दोनों में से 2M कॉमन निकाल दिया, अंदर बच गया M प्लस L इक्वल टू 0। मतलब ये जो सेकंड डिग्री इक्वेशन थी L M और N में, वो दो फर्स्ट डिग्री इक्वेशंस में चेंज हो गई। उसमें से एक फर्स्ट डिग्री इक्वेशन या तो M0 या फिर M प्लस L0। अब जो मैं कहने जा रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनो। इसके अंदर ये जो सेकंड डिग्री इक्वेशन थी उसको मैंने फर्स्ट डिग्री इक्वेशन की हेल्प से दो फर्स्ट डिग्री इक्वेशंस में चेंज कर लिया।
इस फर्स्ट इक्वेशन को दोनों लाइनों के डायरेक्शन कोसाइन सेटिस्फाई कर रहे हैं। इस सेकंड डिग्री इक्वेशन के जो दो लीनियर इक्वेशंस बनी उसमें से एक को तो फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन कोसाइन सेटिस्फाई करेंगे और दूसरी को सेकंड लाइन के डायरेक्शन कोसाइन। ये दोनों इक्वेशंस द्वारा, दोनों लाइनों के डायरेक्शन कोसाइंस द्वारा ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन जो सेकंड इक्वेशन है, इसके जो दो हमने फर्स्ट डिग्री इक्वेशंस में चेंज किया, इस एक इक्वेशन को कौन सेटिस्फाई कर रहा है? फर्स्ट लाइन का डायरेक्शन कोसाइन। सेकंड को कौन सेटिस्फाई कर रहा है? सेकंड लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस। लेकिन फर्स्ट इक्वेशन को दोनों लाइनों के डायरेक्शन कोसाइन सेटिस्फाई कर रहे हैं। देयरफॉर L1 प्लस M1 प्लस N1 इक्वल टू 0। यहाँ से M इक्वल टू 0 का मतलब है M1, L वाली टर्म नहीं है, 0 इंटू L1 प्लस M1 और प्लस में 0 इंटू L1। मैंने क्या किया अभी बता रहा था मैं कि फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस L1, M1 और N1 है। ठीक है, ये इसको सेटिस्फाई करेंगे और इसकी जो दो फर्स्ट डिग्री इक्वेशन बनी उसमें से एक को, तो L1, M1 और N1 में मेरे पास दो इक्वेशन आ गई। इसी प्रकार L2, M2 और N2 के अंदर दो इक्वेशन आ जाएंगी। पहली इक्वेशन कहाँ से आएगी? सेकंड लाइन के जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं वो भी इसको सेटिस्फाई करेंगे। L2 प्लस M2 प्लस N2 इक्वल टू 0 और यहाँ से M प्लस L, L का मतलब L2 प्लस M2 प्लस में 0 इंटू N2 इक्वल टू 0। बेटा L1, M1 और N1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, L2, M2 और N2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, L1, M1, N1, L2, M2, N2 दोनों के दोनों इसको भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। सॉल्विंग बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन L1 अपॉन में L1, M1, N1 के कोफिशिएंट लेने हैं, 1 यहाँ 0, 0, 1 इंटू 1 माइनस 1, M1 अपॉन 0 माइनस 0, N1 अपॉन 1। इसका मतलब क्या हुआ? L1 अपॉन माइनस 1, M1 अपॉन 0 और N1 अपॉन 1 तीनों इक्वल है, तीनों इक्वल हैं। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं डेफिनेशन लेता हूं, अगर L अपॉन A, M अपॉन B और N अपॉन C इक्वल हो तो ये A, B और C क्या कहलाते हैं? उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज। तो बात वही आ गई, पहली लाइन के जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं उनके साथ प्रपोर्शन में कौन है? -1, 0 और 1। देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ फर्स्ट लाइन, जिन दो लाइंस के डायरेक्शन कोसाइंस इन रिलेशन से कनेक्टेड हैं उसमें से फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियो -1, 0 और 1। इसको सोल्व करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, L2 अपॉन में 0 माइनस 1, M2 अपॉन में नीचे से ऊपर प्लस 1 और लास्ट में N2 अपॉन में 1 को 1 से और 1 को 1 माइनस 1। ठीक है, अब यहीं से फिर दोबारा डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सेकंड लाइन, जो सेकंड लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या आ गई? -1, 1 और 0, -1, 1 और 0। जब दोनों लाइनों के डायरेक्शन रेशियोज आ गए तो यहां से मैं दोनों लाइनों के बीच का एंगल निकाल सकता हूं। लेट थीटा बी द एंगल, थीटा बी द एंगल बिटवीन द टू लाइन्स, थीटा बी द एंगल बिटवीन द टू लाइन्स। cos थीटा इक्वल टू -1 इंटू -1 a1 a2 प्लस b1 b2, -1 इंटू -1 1, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 अपॉन में नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर √2 और यहाँ से b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर √2 कितना आया? 1/2 है। cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। cos थीटा किसके इक्वल है? 1/2 है। इसका मतलब इन दोनों लाइनों के बीच का एंगल जो कितना आ जाएगा? π/3 आ जाएगा। तो
तो ये मैकेनिज्म, इसके अंदर दो लाइनों के डायरेक्शन कोसाइंस, ये श्योरिटी है कि आपको एक फर्स्ट डिग्री इक्वेशन मिलेगी एल एम और एन में और एक सेकंड डिग्री इक्वेशन मिलेगी एल एम और एन में। ठीक है, ये दोनों जो इक्वेशंस हैं वो कभी भी लीनियर नहीं होंगी, दोनों क्वाड्रेटिक नहीं होंगी। एक फर्स्ट डिग्री इक्वेशन होगी एल एम और एन में और एक सेकंड डिग्री इक्वेशन होगी एल एम और एन के अंदर। एक और क्वेश्चन है 19वें के जो दो पार्ट, उसमें से एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ। डायरेक्शन कोसाइन, शो दैट द स्ट्रेट लाइन होज डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन बाय दिस एंड दिस आर एट राइट एंगल। लाइन अगर राइट एंगल है तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 की वैल्यू 0 आ जाएगी। मैं इसके अंदर 18th जो 19th क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ। बेटा अगर यहाँ से मैंने दोनों लाइनों के डायरेक्शन रेशियोज निकाल दिए, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, अगर 0 आ जाता तो मैं क्या कह देता, दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो 19वें के फर्स्ट पार्ट में a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 आएगा। एक क्वेश्चन और देख लें ताकि मेथड की थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी कि भाई एक की बजाय हमने दो क्वेश्चन निकाल लिए। ठीक है, एक ही जैसे। Angle between the lines whose direction cosines are given by the equations 3l plus m plus 5n, 3l plus m plus 5n equal to 0 and ये फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास। सेकंड इक्वेशन हमारे पास दी हुई है 6mn माइनस 2nl प्लस 5lm इक्वल टू 0। बात वही है, प्रत्येक क्रम में एल एम और एन की पावर्स का सम 1 है, प्रत्येक क्रम में एल एम और एन की पावर्स का सम 2 है। ये लीनियर इक्वेशन है, ये हमारे पास फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है, सेकंड डिग्री इक्वेशन है। फर्स्ट डिग्री इक्वेशन की हेल्प से कोई जरूरी नहीं है आप एल की वैल्यू निकालो, मर्जी है तुम्हारी। एल एम और एन तीनों में से किसी की वैल्यू निकाल सकते हो, एल एम और एन तीनों में से किसी की भी वैल्यू निकाल लें। फ्रॉम 1 m इक्वल टू आ गया माइनस का 3l माइनस का 5n, माइनस 3l माइनस 5n। ये m की वैल्यू उठा के सेकंड इक्वेशन फिट कर लो। नाउ टू इम्प्लाइज 6n इंटू में m की वैल्यू माइनस 3l माइनस 5n माइनस का 2nl 5l इंटू m की वैल्यू माइनस का 3l माइनस का 5n इक्वल टू 0। ठीक है, ये केस हमारे पास क्या आ गया, 0 कर दो मल्टीप्लाई। घटा का 18nl घटा का 30n स्क्वेयर घटा का 2nl घटा का 15l स्क्वेयर और माइनस का 25ln इक्वल टू 0। माइनस का 15l स्क्वेयर 18 और 2 20 और 25 45nl ln और माइनस का 30n स्क्वेयर इक्वल टू 0 है। इस पूरी इक्वेशन को -15 से डिवाइड कर दिया, पूरी इक्वेशन को -15 से क्या कर दिया, डिवाइड। क्या आएगा, एल स्क्वेयर 3ln प्लस 2n स्क्वेयर इक्वल टू 0, एल स्क्वेयर प्लस 3ln प्लस 2n स्क्वेयर इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये इक्वेशन आपके पास सेकंड डिग्री इक्वेशन आ रही है। इसके दो लीनियर फैक्टर्स बनाना पॉसिबल नहीं था, इसके दो लीनियर फैक्टर बनाना पॉसिबल है। कैसे, एल स्क्वेयर प्लस का 2ln प्लस का ln प्लस का 2n स्क्वेयर इक्वल टू 0। हमेशा एल एम या एन में से किसी एक को एलिमिनेट करने के बाद एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जो दो लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक हो जाएगी। या तो शुरू में कोई कॉमन आ जाएगा, यहाँ से कॉमन तो नहीं आ रहा, लेकिन बीच वाले टर्म को दो पार्ट्स में स्प्लिट करके हमने यहाँ से कॉमन निकाल लिया। एल प्लस 2n प्लस का n कॉमन आया, एल प्लस 2n इक्वल टू 0। एल प्लस 2n दोनों में से फिर कॉमन आ गया, अंदर बच गया एल प्लस n इक्वल टू 0। दो का प्रोडक्ट 0 है, या तो एल प्लस 2n 0 या फिर एल प्लस n 0। मतलब जो सेकंड डिग्री इक्वेशन थी एल एम और एन के अंदर, उसको मैंने दो फर्स्ट डिग्री इक्वेशंस में ब्रेक कर दिया।
अगर आप m की वैल्यू निकालोगे तो उन इक्वेशंस में m नहीं आएगा, दो फर्स्ट डिग्री इक्वेशंस में l की वैल्यू निकालोगे तो l नहीं आएगा, n की वैल्यू निकालोगे तो n नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ना उसका। सेम एक बार आप m को एलिमिनेट करके देखना, फिर आप l को एलिमिनेट देखना, फिर आप n को एलिमिनेट करके देखना। l की वैल्यू निकाली, इसमें पुट की, n की वैल्यू निकाली, इसमें पुट की। भले ही ये इक्वेशन डिफरेंट आ जाए लेकिन डायरेक्शन रेशियो सेम आएंगे। भले ही ये वाले इक्वेशन डिफरेंट आ जाएं लेकिन डायरेक्शन रेशियो सेम होंगे। मैंने बताया इस फर्स्ट इक्वेशन को इसके साथ कंबाइन करो, थर्ड के साथ, पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियो आएंगे। इस फर्स्ट इक्वेशन को इस फोर्थ के साथ कंबाइन करो, दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियो आएंगे। ठीक है, L1 M1 N1 कह दो या सीधा L M और N में ही सोल्व कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ना कि सर पिछले क्वेश्चन में तो आपने L1 M1 N1 और L2 M2 N2 लिया था, क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्स्ट और थर्ड को सोल्व कर रहा हूँ मैं। फर्स्ट इक्वेशन है 3L प्लस M प्लस 5N इक्वल टू 0 और यहाँ से मैंने पहला पार्ट L प्लस 2N। अब एक बात का ध्यान रखना, L वाली टर्म के नीचे L वाली टर्म, M वाली टर्म के नीचे M वाली टर्म और N वाली टर्म के नीचे N वाली टर्म। L प्लस 2N है, M वाली टर्म नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 0 बना दो इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सोल्व। L अपॉन 2 M अपॉन 5 माइनस 6 माइनस 1 और N अपॉन 0 माइनस। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज आ गए 2 माइनस 1 और माइनस 1। किस को सोल्व किया, फर्स्ट और थर्ड को। अब फर्स्ट और फोर्थ को सोल्व कर लो। फर्स्ट और फोर्थ, ये फर्स्ट है फोर्थ है। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है आल्सो 3L प्लस M प्लस 5N इक्वल टू 0 और यहाँ से आपके पास L प्लस N, L प्लस 0M प्लस N इक्वल टू 0। अगेन सॉल्विंग बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। L अपॉन 1 इंटू 1 1, M अपॉन 1 इंटू 5 5 माइनस 3 2 और N अपॉन 0। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सेकंड लाइन, जो सेकंड लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियो आ गए 1 2 और माइनस 1। फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियो 2 माइनस 1 और माइनस 1, सेकंड के 1 2 और माइनस 1। एंगल थीटा बिटवीन द टू लाइन्स। Let theta be the angle between the two lines. Theta be the angle between the two lines. Then दोनों लाइंस के बीच का एंगल जब मैंने थीटा ले लिया तो हमारे पास क्या होगा, cos थीटा A1 A2 1 into 2 2 minus 1 into 2 minus 2 minus 1 into minus 1 plus 1 अपॉन में नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर रूट 6 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर रूट 6 इंटू रूट 6 आ गया नीचे, 2 से 2 कैंसिल, cos थीटा की वैल्यू 1/6 आ गई। यहाँ से थीटा जो है वो cos इनवर्स 1/6 आ जाएगा। थीटा की जो वैल्यू हमारे पास वो कितनी आ जाएगी, cos इनवर्स 1/6। ठीक है। 19वां क्वेश्चन, 20 और 21 दोनों एक जैसे हैं। फाइंड द पॉइंट्स इन विच द ज्वाइन ऑफ ए एंड बी इज मेट बाय द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन। ए और बी को ज्वाइन करने से कोई सेगमेंट आ रहा है, उस सेगमेंट से ओरिजिन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। ठीक है, तो वो ड्रा किया गया परपेंडिकुलर उस सेगमेंट ए बी को कहाँ आकर मिलेगा, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में। Point in which the join of this and this, point in which the join of
पॉइंट ए कोऑर्डिनेट -945 एंड पॉइंट बी कोऑर्डिनेट 11 0 -1 11 0 -1 is met by the perpendicular from the origin, is met by the perpendicular from origin. ठीक है, हमें नहीं पता कौन सा पॉइंट कहां पर है। पॉइंट ए और पॉइंट बी दिएगा, पॉइंट ए और पॉइंट बी। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है -9 4 और 5, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट है 11 0 और -1। ओरिजिन से इस सेगमेंट के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं। ये एक्सिस वगैरह भी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा आप ऐसा दिखा दो बस। ओरिजिन से, ये ओरिजिन है यहाँ पर, हमने इस सेगमेंट ए बी के ऊपर क्या कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। ये परपेंडिकुलर इस सेगमेंट ए बी को कहां जाकर मिलेगा वो पॉइंट निकालना है। दैट इज वी हैव टू कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी। आगे जब हम लाइन वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो उस केस में आपके पास ये पॉइंट सी कहलाएगा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रान फ्रॉम द पॉइंट ओ ऑन द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी। तो वो अलग मेथड आएगा, फिलहाल वो मेथड हमारे पास नहीं है। मैं सेक्शन फॉर्मूला जो है वो यूज कर रहा हूँ। लेट द परपेंडिकुलर ड्रान फ्रॉम ओरिजिन मीट द सेगमेंट AB at point C. At point C, and this point C divides AB in the ratio lambda is to 1। ये वाला जो पॉइंट C हमारे पास है वो इस सेगमेंट AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, लैम्डा इज टू 1 में अज्यूम कर लिया हमने। सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से पॉइंट सी की कोऑर्डिनेट निकालो। लैम्डा को 11 से 11 लैम्डा, 1 को -9 से -9 अपॉन में लैम्डा प्लस 1, लैम्डा को 0 से 1 को 4 से 4 अपॉन लैम्डा प्लस 1, लैम्डा को -1 से 1 को 5 से माइनस लैम्डा प्लस 5 अपॉन लैम्डा, लैम्डा को -1 से और 1 को 5 से। ठीक है, ये हमारा पॉइंट सी आ गया। अब आगे क्या करूं, लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालूं। मेरे पास दो लाइन है, एक तो लाइन ओ सी है, एक लाइन ए बी है। ओ सी के पासिंग पॉइंट ओ और सी, ए बी के पासिंग पॉइंट ए और बी। ओ सी लाइन और ए बी लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ओ सी, x2 y2 z2, ओरिजिन के x1 y1 z1 0 0 0, x2 माइनस x1 11 लैम्डा -9 अपॉन लैम्डा प्लस 1, 4 अपॉन लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा प्लस 5 अपॉन लैम्डा प्लस 1। इसमें से 0 घटा है, इसमें से 0 घटा है, इसमें 0 घटा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमारे पास ओसी लाइन के डायरेक्शन रेशियो आ गई। डायरेक्शन रेशियो ऑफ एबी, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ए बी, लाइन ए बी के डायरेक्शन रेशियो क्या हुए, 11 माइनस -9 20, 0 -4 -4, -1 -5 -6। एज OC इज परपेंडिकुलर टू AB, OC लाइन AB लाइन के परपेंडिकुलर है। OC जो लाइन है वो AB लाइन के परपेंडिकुलर है। A1 B1 C1 A2 B2 C2। Therefore 20 को मल्टीप्लाई करोगे इससे 20 इंटू 11 लैम्डा -9 अपॉन लैम्डा प्लस 1, -4 इंटू 4 अपॉन लैम्डा प्लस 1 और -6 इंटू माइनस लैम्डा प्लस 5 अपॉन में लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। दोनों साइड्स को लैम्डा प्लस 1 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 220 लैम्डा, माइनस का 180, माइनस का 16,
माइनस को 6 को माइनस लैम्डा से माइनस माइनस प्लस 6 लैम्डा और माइनस 6 को प्लस 5 से माइनस 30 इक्वल टू 6 और 220 226 लैम्डा 180 और 30 210 और 16 226 लैम्डा की वैल्यू लैम्डा की वैल्यू 1 पुट करके आपके पास पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट आते हैं। देयरफॉर पॉइंट सी लैम्डा को 1 पुट करूंगा 11 माइनस 9 2/2 1 लैम्डा को 1 पुट करूंगा 4/2 2 लैम्डा को 1 पुट करूंगा -1 + 5 4/2 यानी कि ये वाला जो पॉइंट सी आपके पास है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 1 2 और 2। लैम्डा अगर 1 है तो ये पॉइंट सी सेगमेंट ए बी को 1:1 में डिवाइड करेगा और 1:1 में डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ, ये जो पॉइंट सी है वो सेगमेंट ए बी का मिड पॉइंट। ठीक है, सेगमेंट ए बी का मिड। तो ये केस आपके पास था इसके अंदर। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 21 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ए 1 to 1 ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स बी एंड सी। ए की जगह ये पॉइंट ओ की जगह 1 to 1 दे रखा है, बी और सी पॉइंट दिए में बिल्कुल इसी प्रकार बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर क्वेश्चन नंबर 21 निकालो। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 22 में, ये कह रहा है फिगर 11.11 शोज ए रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ साइज ए बी एंड सी। रेक्टेंगुलर बॉक्स दिया हुआ है, साइज ए बी और सी दिया हुआ है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये आपका जेड एक्सिस है। ले लिया मैंने, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ने खुद भी दे रखे हैं। ठीक है, ये पॉइंट मैंने ए कह दिया, ये पॉइंट बी हो गया, ए एक्स एक्सिस के ऊपर, बी वाई एक्सिस के ऊपर और सी हमारा पॉइंट है जेड एक्सिस के ऊपर, ये वाला पॉइंट सी। क्योंकि रेक्टेंगुलर जो बॉक्स है इसके डायमेंशन है ए बी और सी, इसलिए जो पॉइंट ए इसके कोऑर्डिनेट होंगे a 0 0, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट 0 b 0, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट 0 0 c। जो पॉइंट डी ई एफ और जी, पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट ये आपके पास आएंगे a b 0, पॉइंट जो ई हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट 0 b c, एफ के कोऑर्डिनेट a b c और जी के जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास होंगे a 0 c। तीन ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका एक कोऑर्डिनेट नॉन जीरो, एक एक्स एक्सिस के ऊपर, एक वाई एक्सिस के ऊपर, एक जेड एक्सिस के ऊपर। तीन ऐसे हैं जिनका एक कोऑर्डिनेट जीरो। ये प्लेन हो गया एक्स वाई प्लेन, जेड कोऑर्डिनेट जीरो, इधर एक्स है, एक्स एक्सिस ये है, चलो में दो फेस हैं। अगर जैसे मैं रेक्टेंगुलर बॉक्स कहूँ इस बुक को, तो इस बुक का ये वाला जो फेस है जो ब्लैक बोर्ड के साथ लग जाएगा वो मुझे दिखाई नहीं देगा, वो दिखाई नहीं दे रहा। तो जो इस रेक्टेंगुलर बॉक्स का जो फेस मुझे दिखाई नहीं दे रहा वो फेस कौन सा है, ओ बी ई और सी ब्लैक बोर्ड की तरफ है, और जो मेरी तरफ है वो कौन सा है, ए डी एफ और जी। ए डी एफ और जी, इसका मतलब ये पॉइंट ए, ये पॉइंट डी, ये पॉइंट एफ और ये पॉइंट क्या होगा, जी। जिस बच्चे को कोऑर्डिनेट्स में कोई प्रॉब्लम है वो जिस दिन आप लोग स्कूल में आएंगे, आज क्लास में तो मैंने डिस्कस किया है रूम को ही कंसिडर करके कि भाई ये पॉइंट हमारे पास ये होगा, ये पॉइंट ये होगा, उनके कोऑर्डिनेट्स किस प्रकार क्या कुछ है। ठीक है, क्लास में मैंने डिस्कस किया, लेकिन वो चीज़ें क्योंकि आप लोग सामने हो ही नहीं, अब इधर में क्या कुछ मैं कह रहा हूँ आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ये कह रहा है प्रूव दैट एंगल बिटवीन द 4 डायगोनल्स, इसके जो 4 डायगोनल्स है ना, जब सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट मेरे पास आ गए, 4 डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, रेक्टेंगुलर जो बॉक्स है इसके जो 4 डायगोनल्स हैं,
वो कौन कौन से होंगे? ओ पॉइंट नीचे वाले फेस पर था, एफ ऊपर वाले पर है, एक डायगोनल हो गया ओ एफ। ए ऊपर वाले पर है, ई नीचे वाले पर है, एक हो गया ए ई। ओ नीचे वाले पर है, एफ अपोजिट है। अगर आप रूम में बैठे हो, रूम बिल्कुल कॉर्नर, एक वो कॉर्नर है, एक अपोजिट कॉर्नर है, दोनों अपोजिट कॉर्नर, एक ओ दूसरा एफ। एक ए ही है, बी नीचे वाले पर है और जी ऊपर वाले पर है, बी जी हो गया। और लास्ट हमारे पास हो जाएगा डी सी या सी डी। ये 4 डायगोनल हो गए। सभी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट मेरे पास हैं। 4 डायगोनल्स का मतलब 4 लाइन हो गई। इन 4 में से 2-2 लाइन एक साथ लेके उनके बीच का एंगल निकालना है, उनके बीच का एंगल निकालना है आपको। और ये कह रहा है कि वो जो एंगल है ना, वो कोस इनवर्स प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस सी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है। सारे साइन एक साथ प्लस के नहीं होंगे, सारे साइन एक साथ माइनस के नहीं होंगे। मतलब क्या हुआ कि सारे साइन एक साथ प्लस लेने का मतलब है ऊपर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, नीचे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, आपस में कैंसिल, cos इनवर्स 1 0 आ जाएगा। सारे साइन -1 लेने का मतलब ऊपर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, cos इनवर्स -1 आ जाएगा, पाई हो जाएगा। इसका मतलब ये है। इसका मतलब किसी एक के साथ पॉजिटिव आ सकता है, 2 के साथ नेगेटिव, 2 के साथ पॉजिटिव आ सकता है, 1 के साथ नेगेटिव, तीनों पॉजिटिव और तीनों नेगेटिव नहीं होंगे। डायरेक्शन रेशियो निकालना, लाइनों के बीच का एंगल निकालना है तो सीधी सी बात है उनके डायरेक्शन रेशियो होने चाहिए। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ओ एफ, ओ और एफ कोऑर्डिनेट यहाँ ए बी सी, यहाँ 0 0 0, ये डायरेक्शन रेशियो आ गए ए बी सी। डायरेक्शन रेशियो दूसरा हमारे पास है लाइन ए ई की डायरेक्शन रेशियो ए और ई, 0 माइनस ए बी -0 सी -0। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बी जी बी और जी, ए -0 0 बी और सी -0। और लास्ट डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी जी के बाद डी सी के डायरेक्शन रेशियो डी सी 0 - ए 0 बी और सी -0 सी। ओ एफ ए ई बी जी और डी सी डायरेक्शन रेशियो। अब क्या करना है मुझे, कोई भी 2 लो, एक बार इसके और इसके बीच का एंगल निकालना, फिर इसके और इसके बीच का एंगल, फिर इसके और इसके बीच का एंगल, 3 लाइन हो गई। फिर इसके और इसके बीच का, फिर इसके और इसके बीच का, और लास्ट में इसके और इसके बीच का। इस तरीके से आप टोटल कितने एंगल निकाल सकते हो? 6। मैं एक निकाल के छोड़ रहा हूं, बाकी आप निकाल। एंगल बिटवीन द डायगोनल्स ओ एफ एंड ए ई इज cos थीटा इक्वल टू, ओ एफ के डायरेक्शन रेशियो ये हैं, ए ई के डायरेक्शन रेशियो ये हैं, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 a इंटू माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इनटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऊपर क्या आ गया? माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, नीचे क्या आ गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा यहाँ से कोस थीटा। तो यहाँ से थीटा की जो वैल्यू हमारे पास है, वो पहला जो एंगल है थीटा, वो क्या आ गया? कोस इनवर्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इस तरीके से टोटल 6 एंगल आएंगे, टोटल 6 एंगल। एक एंगल इसके और इसके बीच का एंगल, उसमें a इंटू ए, ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसमें और इसके साथ माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसके और इसके बीच का एंगल माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा, और लास्ट में आपके पास क्या आएगा? इसके और इसके बीच का एंगल माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरीके से टोटल हमारे पास कितने एंगल आ जाएंगे? 6 एंगल आ जाएंगे। तो ये आपके पास एक निकाल दिया मैंने 6 में से। ठीक है, तो यहाँ ये बेसिक एक्सरसाइज है, बेसिक एक्सरसाइज 3D की जो आपने 11th में पढ़ा है, वो 2 लाइनों के बीच का एंगल, लाइन एक दूसरे के पैरेलल कब होंगी, लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर कब होंगी, ये सारा सब कुछ हमने यहाँ पर डिस्कस किया। ठीक है, अब इसके बाद असली काम स्टार्ट होगा, स्ट्रेट लाइन इन स्पेस 3D का। 2 ही टॉपिक है, स्ट्रेट लाइन रिलेटेड टॉपिक्स और प्लेन रिलेटेड टॉपिक्स। ठीक है।